हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बोहर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और जे थॉमसन का मॉडल कराया था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा तो और समझ भी लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के फाइंड आउट होने के बाद सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को बोहर ने डिस्क्राइब किया। स्पेक्ट्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह का स्पेक्ट्रा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और साथ में स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, कोई भी एटम होता है तो इनिशियली वो नॉर्मल स्टेट में होता है। जब भी कोई भी एटम होगा तो वो नॉर्मल स्टेट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या किसी तरह का टेम्परेचर इंक्रीज ना कराया जाए। अगर आप किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया जाता है और जब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है तो रेडिएशन को एमिट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से स्पेक्ट्रा को प्रोड्यूस करने के दो मेथड हैं। एक तो टेम्परेचर रेडिएशन मेथड, जिसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। किसी भी एलिमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि जो एटम्स हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। सेकेंडली ल्यूमिनेसेंस, किसी भी तरह की लाइट को डालने से भी एटम की जो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एटम ही नहीं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या कोई भी एलिमेंट है वो हाईली एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। तो ल्यूमिनेसेंस भी तीन टाइप का होता है फ्रेंड्स। एक तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, केमिकल ल्यूमिनेसेंस और फोटोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं एलिमेंट के वो क्या हो जाते हैं, एक्सिलरेट हो जाते हैं। एक्सिलरेट होने से वो एटम से कोलाइड करते हैं और एटम को एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर कर देते हैं और इस एक्साइटेड स्टेट से जब एटम नॉर्मल स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन को एमिट करता है। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं या लगाते हैं और एटम को एक्साइट करते हैं। सेकेंडली केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप एटम को एक्साइट करते हो। थर्ड टाइप है फोटोल्यूमिनेसेंस, यानी किसी एलिमेंट पे जब हम हाई एनर्जी की लाइट डालते हैं तब भी एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और नॉर्मल स्टेट में आते हुए रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड है जिनके थ्रू स्पेक्ट्रा को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हम सेकेंडली आ जाते हैं कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, कि स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है। देखिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, टेम्परेचर इंक्रीज करके या लाइट डाल के या केमिकल के थ्रू किसी भी तरीके से एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया है तो बाद में वो नॉर्मल स्टेट में आता है तो रेडिएशन को एमिट करता है। तो अगर जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है वो दो टाइप का होता है, एमिशन का स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब आप कोई चीज डाल रहे हो लाइट तो एटम ने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ फिक्स लाइन को ही या कुछ फिक्स रेडिएशन को ही वो एब्जॉर्ब करता है एटम और बाकी को अपने अंदर से पास करा देता है। तो जिस फिक्स को एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं और जब वो एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और थोड़े टाइम बाद अब उसको डिस्कवर हो चुका है कि 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वापस नॉर्मल स्टेट में आता है और रेडिएशन को एमिट करता है और एमिट करने के बाद जो आपको रेडिएशन का स्पेक्ट्रा मिलता है उसको आप एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। आप समझ रहे हैं एटम का स्ट्रक्चर। एक्चुअली जब ये स्पेक्ट्रोग्राफी स्टार्ट हुई थी तब एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। एटम मॉलिक्यूल
का सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट एटम माना जाता था। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरी होनी शुरू हुई, जिसमें से बोर का मॉडल 1913 में डिस्कवर हुआ था। लेकिन स्पेक्ट्रा को पहले से ही देखा जा चुका था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि दो टाइप का स्पेक्ट्रा होता है, एक एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा और एक एमिशन का स्पेक्ट्रा। जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है तो उसमें से कुछ लाइन मिसिंग हो जाती हैं। आप सारे वेवलेंथ की वेव्स किसी भी एलिमेंट के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव्स एब्जॉर्ब कर लेता है एटम, तो वो रेडिएशन मिसिंग हो जाता है। बाद में जो आपको मिल रहा है स्पेक्ट्रम, जो आपने इंसिडेंट किया है उसमें से कुछ मिसिंग हो जाता है, तो जो स्पेक्ट्रम मिलना वहां पे आपको डार्क लाइंस मिलती हैं। दैट मीन्स कि वो सारा रेडिएशन एटम्स ने या मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रा, जब कोई एक्साइटेड स्टेट का एटम या मॉलिक्यूल रेडिएशन को एमिट करता है तो जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है वो एमिशन का स्पेक्ट्रा है। ये एमिशन स्पेक्ट्रा भी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का नाम से ही आपको पता है जिसमें हर पॉसिबल वेवलेंथ आपको मिल जाए, उसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आप अब थर्ड ईयर में आ चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा आप यानी कि हर पॉसिबल वेवलेंथ होनी चाहिए, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी आपने पढ़ा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिससे क्वांटम थ्योरी का जनरेशन हुआ था। उसी से ही पता चला था कि क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्ट करती है। तो जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल्स को आप बल्क में हीट अप करते हो तो आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है, लेकिन उसको क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी फर्नेस को देखें या किसी भी ग्लास को, मोल्टन ग्लास को देखें, ग्लास हीट अप करते हैं तो उसका जो एमिटेड रेडिएशन है, या फिर आयरन को गर्म करते हैं तो उससे एमिटेड रेडिएशन, उसकी स्टडी करते हैं और उसके स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ देखते हैं, तो देखते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। एनर्जी वर्सेस लैम्डा, इस तरह का ग्राफ मिलता है। अभी आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाई है, यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और ये पीक लैम्डा एम के नाम से जानी जाती है और लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है और ये पीक शिफ्ट होती चली जाती है इधर की साइड हाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से। देखिए, ये पीक इधर शिफ्ट होती जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा एम कम होता चला जाता है और ये अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है। लेकिन इस तरह की स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, जहां आपको बहुत सारी वेवलेंथ मिल रही हैं। देखिए, वेवलेंथ तो काफी सारे मिल रही हैं ना, कॉन्टिन्यूअसली मिल रही हैं। ये अलग बात है कि कुछ वेवलेंथ नहीं मिल रही हैं, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये वेवलेंथ भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूअसली सारी वेवलेंथ मिल रही हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, फर्नेस हो गई, हॉट फर्नेस या हॉट आयरन हो गया या फिर मोल्टन ग्लास हो गया, तो वहां पे आपको ये मिलता है। सेकेंडली, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में एक तो आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिल सकता है या बैंड स्पेक्ट्रा मिल सकता है। लाइन स्पेक्ट्रा को ही हमें स्टडी करना है बोर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में। देखिए, लाइन स्पेक्ट्रा कब मिलता है आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में, जब कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होता है और वो रेडिएशन को एमिट करता है, तो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, यानी सारी वेवलेंथ नहीं मिलती है, आपको कुछ पर्टिकुलर लाइंस मिलती हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं और लाइन स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को बताते हैं। कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में हो, अगर उसका एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाए तो
वो अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता है, वो हमेशा वही लाइन स्पेक्ट्रा देगा, चाहे वो इंडिविजुअल फॉर्म में हो, सिंपल एटम हो या किसी भी कंपाउंड में हो। कंपाउंड की चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, कंपाउंड जैसे आप हाइड्रोजन को ही ले लें, हाइड्रोजन किसी भी स्टेट में हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, किसी भी स्टेट में होगा हाइड्रोजन, लेकिन अगर उसका एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाए तो वो अपनी वही कैरेक्टरिस्टिक लाइन को एमिशन स्पेक्ट्रा में शो करेगा। नेक्स्ट आ जाता है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा आपको जब कोई एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो उसको बैंड स्पेक्ट्रा देता है एमिशन स्पेक्ट्रा में। तो बैंड स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स की। ओके, ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बात करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को सेटअप करना पड़ेगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को सेटअप करते हैं और लो करंट रखते हैं, तब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आपको ब्रिलियंट लाइंस मिलेंगी और साथ में कुछ वीकर्स बैंड भी मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो एटम होते हैं, जो हाइड्रोजन है, वो अपनी जब लो करंट पास कराते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है, कुछ एटॉमिक फॉर्म में है। तो जो आपको लाइंस मिली हैं, ब्रिलियंट लाइंस, वो एटम हाइड्रोजन के कारण है, और जो आपको बैंड्स मिले हैं वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर के कारण, जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, उनकी वजह से मिली। मैंने अभी आपको बताई थी कि एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रम में, वो आपको लाइंस मिलती हैं और मॉलिक्यूल से बैंड्स मिलते हैं। तो जब हम लो करंट पास कराते हैं तो आपको एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन अगर करंट को इंक्रीज करा देंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को इंक्रीज करा के करंट भी इंक्रीज करा देंगे, तब उस कंडीशन में आपको कुछ ब्रिलियंट लाइंस ही मिलेंगी जो कि हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम है। तो इस स्पेक्ट्रम को सबसे पहले बामर ने 1855 में डिस्कवर किया था, और साथ में उसको स्टडी करने के बाद उन ब्राइट लाइंस की वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसको बामर एम्पिरिकल रिलेशन ऑफ फॉर वेवलेंथ कहते हैं, और उसकी वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू n² माइनस 4 इंटू बी थी, जिसमें n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 थी। ओके, और b की वैल्यू 3645.6 एंगस्ट्रॉम थी। ओके, तो ये फॉर्मूला बामर ने सबसे पहले दिया था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की लाइंस को, जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी। क्योंकि ये विजिबल रीजन में पड़ती थी, तब तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। केवल एटम के स्पेसिमेन से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सेटअप करके इन लाइंस को देखा गया था विजिबल रीजन में। बामर जो थे, उन्होंने इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव किया था, और जो कि एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट स्पेक्ट्रा के आ रहे थे उनके साथ बिल्कुल मैच कर रहा था, अप टू 1000 डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो बाद में रिडबर्ग ने कंट्रीब्यूट किया था उनके फॉर्मूले में, और ये वेव नंबर है फ्रेंड्स, 1/लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वेव नंबर के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था r 1/2² माइनस 1/n², जिसमें r रिडबर्ग कांस्टेंट है और यहाँ पे n की वैल्यू 3, 4, 5 इस तरह है। तो यहाँ पे इसे आप चाहे तो ये लिख दें या 1/λ भी लिख सकते हैं। तो रिडबर्ग ने कंट्रीब्यूट करके ये फॉर्मूला, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो होता है ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको हम और हाइड्रोजन से मिलने वाली और सीरीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अभी बामर ने जो ये लाइंस देखी थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, इनको देख लेते हैं। उन्होंने 9 लाइन को ऑब्जर्व किया था। शुरू में 4 लाइन ही ऑब्जर्व हो पाई थी, बाद में अल्ट्रावायलेट रीजन की डिस्कवरी के बाद और 5 लाइन इसमें ऐड हो गई थी। तो टोटल 9 लाइंस बामर ने ऑब्जर्व की थी, जिनमें से जो पहली लाइन है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की थी, जो कि रेड रीजन में पड़ रही थी। और ये देखा गया कि इन लाइंस की इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, और साथ में उनके बीच का सेपरेशन भी डिक्रीज होता चला जा रहा है, और बाद में जाकर ये कन्वर्ज होती चली जा रही हैं। तो इस तरह 4 जो मेन लाइन थी वो H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा है। ये चारों लाइन विजिबल रीजन में आ रही है।
और बाकी की जो 5 लाइंस हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन में रखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको बामर लाइंस बोलते हैं क्योंकि बामर ने इनको डिस्कवर किया था, तो उनके ऑनर्स में इनको बामर लाइंस बोलते हैं। इसी तरह रिडबर्ग के कंट्रीब्यूशन से जो ये फॉर्मूला मिला था उसमें n की वैल्यू जब 3 रखी गई थी बामर लाइंस के लिए। इस तरह से 5 लाइन मिली, फर्स्ट लाइमन, सेकंड बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फिफ्थ फुंड। ठीक है, ये 5 टाइप की लाइंस मिली। ये सब लाइंस अलग अलग रीजन में मिलती है। जैसे लाइमन सीरीज केवल अल्ट्रावायलेट रीजन में ही देखने को मिलती हैं, बामर विजिबल में मिलती हैं, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये सब इंफ्रारेड रीजन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आपको एक बार स्पेक्ट्रम रिवाइज करा देते हैं कि जो लॉन्ग वेवलेंथ रीजन है, अगर आप लैम्डा की बात करें तो लॉन्ग वेवलेंथ रीजन जो होता है वो रेड रीजन है, और यहाँ पे रेड लाइन मिलेगी अगर इसको, ये विजिबल रीजन अगर है तो ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया। यहां से वायलेट कलर और ये रेड, ठीक है 7 कलर होते हैं, तो यहां से विजिबल में वायलेट टू रेड, तो वायलेट से इधर लो वेवलेंथ की सारा अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया, और रेड से इधर वाला रीजन इंफ्रारेड रीजन हो गया। तो इंफ्रारेड रीजन में ये इंफ्रारेड है, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। ये रेड के पास है तो नियर इंफ्रारेड रीजन, ये आपका इंफ्रारेड रीजन हो गया, ये फार इंफ्रारेड रीजन हो गया, और इसके बीच में सारा विजिबल रीजन हो गया जिसकी वेवलेंथ 4000 अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये बहुत छोटा सा, बहुत ही नैरो होता है फ्रेंड्स, ये इतना ब्रॉड दिखा रखा है लेकिन ये बहुत छोटा होता है, ये बड़े होते हैं, ये रीजन इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो लाइमन सीरीज है वो सिर्फ आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में ही देखने को मिलेंगी, बामर विजिबल में, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो ये वाला फॉर्मूला बना है वेव नंबर का, ये आपका R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर यहां से स्टार्ट होगा, जहां पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट है। ठीक है, कोई भी जो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 2 में जाएगा, ठीक है, और 2 से वापस 1 में आएगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एक सिंपल एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है उसका न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होने के बाद जा रहा है, तो आपको लाइमन सीरीज मिलेगी एब्जॉर्प्शन की, और जब सेकंड से 1 में आ रहा है तो आपको लाइमन सीरीज मिलेगी एमिशन की। तो ये आपको लाइमन सीरीज देगा। इसी तरह बामर के लिए ये फॉर्मूला है वेव नंबर का, जिसमें R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, यानी कि ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, यहाँ पे जो नंबर होगा उससे ज्यादा होगा। ऐसे ही पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड में भी आपको इस तरह से मिलेगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, 4, 5, 6 और सो ऑन। तो फ्रेंड्स, ये सब सीरीज जो आपने अभी पढ़ी हैं, ये सब कन्वर्ज होती चली जाती हैं। शुरू की शार्प लाइंस मिलती है, उसके बाद वो उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज होता चला जाता है, इंटेंसिटी भी कम होती चली जाती है, और ये कन्वर्ज होने का मतलब है पास पास आती चली जाती हैं। ये लाइंस का सेपरेशन आप देख रहे हैं, शुरू की लाइंस का ज्यादा है, उसके बाद ये कम होती चली जाती हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फॉर्मूला जो रिडबर्ग के कंट्रीब्यूशन से बामर का जो फॉर्मूला आया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।